हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, क्या नाम है? कैपेसिटर। तो बच्चों देखो, कैपेसिटर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है कैपेसिटर पर। तो सीरियल वाइज आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हम मेंशन कर देंगे लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चा लोग की कैपेसिटर क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम में आती है। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ। अगर सपोज करो हम बैंक में पैसा डालते हैं तो पैसा स्टोर करने के लिए बैंक बना दिया हमने, है ना, वो एक अलग एलिमेंट हो गया। ठीक है, पानी भरने के लिए हम लोग बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं या टैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक अलग सोर्स ऑफ एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से चार्ज को जब आप इकट्ठा करेंगे या कंसिस्ट करेंगे तो आप कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब बहुत से लोगों का मन में ये भी प्रश्न होगा कि सर बैटरी क्या करती है फिर। तो बच्चा लोग, बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है। नो डाउट चार्ज को स्टोर करती है, लेकिन बैटरी चार्ज को स्टोर करने का एक बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स हो गया। ठीक है, बैटरी में जो चार्ज होता है वो अच्छा खासा चार्ज होता है। ठीक है, और वो उसके लिए हमको जो है जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कैपेसिटर जो है एक एलिमेंट है, हल्का फुल्का एलिमेंट है। ये भी हमारा चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से देखो बच्चों। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई बकेट है, बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी में भरा हुआ है पानी। ये पानी भर दिया मैंने। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, इसको समझ लेंगे हम लोग। तो बच्चा लोग, ये जो बकेट है इसमें वाटर मैंने डाल दिया, पानी इसमें डाल दिया है। तो ये पानी को मैं मान लेता हूँ कि ये चार्ज की भूमिका निभा रहा है। सपोज दैट, मान लो कि ये चार्ज की भूमिका निभा रहा है। दूसरी बात क्या है बच्चों की, जब हमने इसमें पानी भरा तो पानी का कुछ लेवल तो होगा। अभी तो मैंने यहाँ पर फुल एक तरीके से दिखा दिया है। सपोज करो इसको मैं थोड़ा सा और ऊंचा कर देता हूँ, थोड़ा खाली रखता हूँ। तो अब ये पानी का अगर मैं मान लूँ कि ये जो है 10 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 10 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है। तो बच्चों ये हो गई चार्ज की स्ट्रेंथ, पानी की स्ट्रेंथ, जिसे हम बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, और बकेट जो है, ये बाल्टी है या फिर टैंक जो भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, सपोज करो टैंक लिख देता हूँ, ये एक तरीके से व्यवहार करेगा कैपेसिटर की भांति। कि कैपेसिटर की भांति जो है ये व्यवहार करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लियर कट कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने काम में आती है। देखो बच्चों, अगर जैसे ये कोई कंडक्टर प्लेट है मान लो, ठीक है, कोई कंडक्टर है। अगर मैं इसको चार्ज देना शुरू करूं, ठीक है, इसको चार्ज देना शुरू करूं, ठीक है, धीरे धीरे इस पर अगर चार्ज बढ़ाऊं कंडक्टर पे, तो बच्चों क्या होगा, ये होगा कि, तो बच्चा लोग इस चार्ज की वजह से क्या होगा कि इस प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ध्यान रखना बेटे लोग कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उस बॉडी पर एक पोटेंशियल आ जाता है, एक चार्ज की ताकत आ जाती है बच्चों। ठीक है ना, तो उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ध्यान से देखो कि इस बॉडी पर जब हमने चार्ज देना शुरू किया तो इसका पोटेंशियल आ गया। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे जैसे मैंने बॉडी पर चार्ज दिया है, ठीक है, क्यों, जैसे जैसे मैंने बॉडी पर चार्ज दिया है तो इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल भी आ गया है। मतलब बॉडी पर आपने चार्ज बढ़ाया तो इस पर क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखेंगे और वो कांस्टेंट का नाम है सी। ठीक है, क्या नाम है कांस्टेंट का? सी नाम है कांस्टेंट का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये Q इज इक्वल टू सी भी हो गया। और मैं यहाँ पर अगर C को लिखना चाहूँ तो C को लिख सकता हूँ Q अपॉन V। अब ध्यान से देखो C क्या है यहाँ पे। C इज अ कांस्टेंट, C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो बेटे लोग, मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर तो एक एलिमेंट है,
लेकिन जो उसकी एबिलिटी है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर एक एलिमेंट है और उसकी एबिलिटी क्या है बच्चा लोग, कैपेसिटेंस। तो बड़े लोग समझ गए कि कैपेसिटर जो है वो एक एलिमेंट है, जबकि कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी है। जिस तरीके से रजिस्टर एक एलिमेंट होता है, रेजिस्टेंस उसकी एबिलिटी होती है, जस्ट लाइक दिस बिल्कुल कैपेसिटेंस भी जो है वो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor is the ability to store the electric charge, ठीक है, स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ गए ना बेटे। इसकी एसआई यूनिट ध्यान से देख लेना आप लोग। एसआई यूनिट जो है इसकी फैरेड है, ठीक है। ठीक है बच्चों, फैरेड जो है ना, फैरेड ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम सपोज करो कि मैं सपोज दैट दो शहर है, लखनऊ और दिल्ली, इनके बीच की दूरी अगर मैं 500 ठीक है किलोमीटर की जगह मैं कुछ और बड़ा यूनिट इस्तेमाल कर दूं, ठीक है, तो या ये कह सकते हैं कि जो दो बहुत छोटी जगह हैं, ठीक है, सपोज दैट कि क्या नाम है 100 मीटर की जगह अगर मैं उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज हो जाएगी। तो फैरेड जो है इसी तरीके से, फैरेड एक बहुत बड़ी रेंज है कैपेसिटेंस की, तो इसके लिए हम इतनी बड़ी रेंज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए मोस्टली जो कॉमनली जो यूज्ड यूनिट होता है कैपेसिटर का, कॉमनली यूज होने वाला वो होता है माइक्रो फैरेड। ठीक है, क्या होता है, माइक्रो फैरेड। ध्यान रखना, एक माइक्रो फैरेड में 10⁻⁻6 फैराड्स होते हैं। ठीक है, एक माइक्रो फैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड्स। समझ में आ गई ना बात बच्चों? ठीक है, चलिए ये देख लिया आप लोगों ने। चलो अब इसी के बाद बच्चों मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर सी के बारे में, सी क्यू बी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे। देखो हमको ये लग रहा है कि सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, है ना, लगना भी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी के तभी होगा जब यहाँ पर क्यू कांस्टेंट हो जाए। सही है, क्या कांस्टेंट हो जाए, क्यू कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि फिजिक्स के लॉ दो चीज़ों के बीच तभी काम करते हैं जब तीसरी चीज़ को हम फिक्स कर दें। तो यहाँ पर सी और वी के बीच तभी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी जब ये थर्ड क्वांटिटी चार्ज जो है हमारी फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। कब, जब हमारा वी फिक्स हो जाए, वी कांस्टेंट हो जाए, तभी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है, तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन पर वैलिड हैं। ध्यान रखना, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v कब, जब चार्ज कांस्टेंट हो जाए, और सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू जब पोटेंशियल कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है ना। सो ये बच्चों हो गया हमारा कैपेसिटेंस का एक बेसिक ज्ञान हो गया, हल्का फुल्का। चलिए अब आगे की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं हम लोग। मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनो आप लोग। देखो बच्चों, ऐसा है कि अब हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये लेक्चर 1 है हमारा, सभी लोग ध्यान से देख लेना, सीरियल वाइज सारे लेक्चर देखना, तो आपको पूरा कैपेसिटर पर कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर पर जो है प्रिंसिपल हम देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो आप लोग, सपोज दैट कि मैंने ये कोई प्लेट ए ले ली यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और ये प्लेट जो ली है मैंने, ये एक चार्ज प्लेट ले ली है। चार्ज प्लेट, कैसी प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, आई एम कंसीडरिंग हेयर अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए। इसी के पड़ोस में बच्चा लोग मैं क्या काम करता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरी, एक न्यूट्रल प्लेट लेके आ रहा हूँ। ध्यान से सुनना बेटे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए के कांटेक्ट में मैं कुछ दूरी पर एक जो है
बी प्लेट जो है वो लेके आ रहा हूँ। ये प्लेट जो है स्टार्टिंग में कैसी रही है, न्यूट्रल रही है। ठीक है, कैसी रही है बच्चों, न्यूट्रल प्लेट रही है। तो बेटा लोग मैं अब जैसे ही इसको इसके पास लेके आऊँगा तो कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से यहाँ पर बी प्लेट में इंडक्शन होगा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इंडक्शन की वजह से इधर क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इधर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लेट बी पहले कैसी थी हमारी, प्लेट बी हमारी कैसी थी, न्यूट्रल थी। सपोज दैट कि ये ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज थी और बी जो है वो कैसी थी हमारी, न्यूट्रल प्लेट थी, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस न्यूट्रल प्लेट को ए के पड़ोस में लेके आऊँगा, इस स्थिति में लेके आऊँगा, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों बात सुनो ध्यान से, बारी बारी इस चीज़ को देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो बी पर डेवलप हुआ है बेटे, ठीक है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो हमारा बी पर डेवलप हुआ है, जरा ध्यान से देखो, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पर क्या असर पड़ा है, ए के पोटेंशियल पर क्या असर पड़ा है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका अभी कोई चार्ज पड़ोस में नहीं है, तो इसका एक पॉजिटिव फील्ड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, रेडिएट होता हुआ एक पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इसका मिल जाएगा हमें, है ना। सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो V1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब सपोज करो यार कि एक नेगेटिव चार्ज भी मैं ले लूँ यहाँ पर, तो बेटे क्या नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं आएंगी, है ना, बिल्कुल आएंगी साहब। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव फील्ड सेटअप होगा, अब इसका भी यहाँ पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो होगा भाई। इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर है V1, तो क्या इसका पोटेंशियल नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा। और कैसा होगा, माइनस का होगा, माइनस का। कैसा होगा, माइनस का होगा। तो देख रहा हो कि यहाँ पर इसकी वजह से पोटेंशियल V1 है, इसकी वजह से पोटेंशियल V2 है माइनस का। तो नेट पोटेंशियल देखो यार, कुछ V1 में से कुछ घटाओगे तो इसका पोटेंशियल कम नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम मैनर में हमने क्या काम किया है कि पॉजिटिव प्लेट ए के पड़ोस में जब हम बी रखेंगे तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव तो डेवलप होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, ए का पोटेंशियल जो है वो घट जाएगा। बोलो, घट जाएगा नहीं घट जाएगा, ठीक है घट जाएगा। अब जब पोटेंशियल ए का घट गया और हमें यहाँ से पता है कि भैया सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो जब ए का पोटेंशियल घट जाएगा तो ए की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बोलो, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक तीसरा चार्ज और ले आता हूँ पॉजिटिव। भाई नेगेटिव की वजह से तो आपने दिखा दिया, यहाँ पर लिख देना ड्यू टू नेगेटिव, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन बी पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल घट गया, कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है जो मैंने यहाँ कहीं रखा है, अब उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर कुछ पोटेंशियल देखूँ तो बच्चों इसका पोटेंशियल यहाँ पर इस बिंदु पर क्या ऐड नहीं होगा। सपोज करो इसकी वजह से मैं V3 देख लेता हूँ, ऐड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बच्चों जब यहाँ पर पोटेंशियल ऐड हो जाएगा बेटे, तो मैं आप लोगों को क्लियर बात बता दूं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल अब बढ़ जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट बी। तो क्या होगा कि मैं उसी बिंदु पर, ठीक है, उसी बिंदु पर सपोज करो इस बिंदु को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स पर देखो क्या हो रहा था, एक बार फिर से बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से V1 पोटेंशियल था पॉजिटिव का, नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्स पर पोटेंशियल थोड़ा सा माइनस होगा और V1 में से V2 कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर से पॉजिटिव कोई दूसरा चार्ज मैंने लिया, इसकी वजह से एक्स बिंदु पर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल जो है पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक्स पर पोटेंशियल 5 है, नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्स पे पोटेंशियल -3 है, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा।
लेकिन अगर हम एक और पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें तो इस बिंदु पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो मिलेगा, हालांकि इसकी डिस्टेंस जो है वो एक्स बिंदु से थोड़ी ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है इसका 1 मान लेता हूँ उसको। तो अब इस चार्ज के इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल पहले के मुताबिक बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो कि नेगेटिव चार्ज जो था वो ए का पोटेंशियल घटा रहा था, कैपेसिटी बढ़ा रहा था, लेकिन बी के पॉजिटिव चार्ज ने फिर से क्या काम किया, ए का पोटेंशियल फिर से बढ़ा दिया। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन बी पोटेंशियल ऑफ ए फर्दर राइजेस। जब पोटेंशियल ऑफ ए फर्दर राइजेस तो कैपेसिटी इसकी डिक्रीजेस, और जब कैपेसिटी डिक्रीजेज हो जाएगी बच्चों, तो जब कैपेसिटी डिक्रीजेज हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें तो हमें चार्ज को स्टोर करना है ना। और चार्ज स्टोर कैसे होगा, जब कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी तो कम हो गई भैया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है फजीते की जड़ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको ही दूर कर देंगे। तो हम क्या काम करेंगे अगले स्टेप में कि ये पॉजिटिव चार्ज था ए प्लेट पर, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया प्लेट बी पर, तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को कर देंगे बच्चों अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो अर्थ से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन निकल के ख़त्म कर देंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, और सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। नेगेटिव चार्ज बचने की वजह से भाई अगर मैं ये प्लस का V3 हटा दूं, जैसे मैंने उस चार्ज की वजह से दिखाया था यहाँ पे, तो फिर से V1 माइनस V2 हो जाएगा। कैपेसिटी फिर से जो है वो पोटेंशियल फिर से घटेगा, कैपेसिटी फिर से बढ़ जाएगी। तो समझ में आया बच्चों क्या हो रहा था कि नेगेटिव चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल डाउन हो रहा था, कैपेसिटी बढ़ रही थी। बी के पॉजिटिव की वजह से ए का पोटेंशियल बढ़ रहा था, कैपेसिटी घट रही थी। लेकिन अगर हम बी का पॉजिटिव पोटेंशियल, देखो सीधी सी बात है, जो भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है बी का, वो इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा है, कैपेसिटी कम कर रहा है। लेकिन हमको तो कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हमको सीधी सी बात है ए का पोटेंशियल कम करना पड़ेगा बच्चों, और इस वे में हम जो है इसको कम कर सकते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बड़ा आसान है, कोई इतना टफ है नहीं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, सारा खेल पोटेंशियल का है, चार्जेस का है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब बच्चों देखो, इसी के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्यान से देखो, मान लेते हैं कैपेसिटेंस निकालते हैं हम, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ध्यान से देखो, आप लोग इधर लिख देता हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो 3 तरीके के कैपेसिटर होते हैं। पैरेलल प्लेट, 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सिलेंड्रिकल प्लेट या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है हमारा। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग सिलेंड्रिकल शेल का यूज़ करते हैं इस तरीके से, ये सिलेंड्रिकल शेल यूज़ कर लिया हमने इस तरीके से। ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल शेल। और तीसरा होता है हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, कौन सा होता है स्पेरिकल कैपेसिटर, उसमें हम लोग 2 स्पेरिकल शेल इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अलग अलग नीड के हिसाब से हम लोग अलग अलग जो है वो शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल भी, सिलेंड्रिकल भी और स्पेरिकल भी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कैपेसिटेंस मैं बताने जा रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, जब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम भरा हुआ है, वैक्यूम क्रिएट है किया गया है, तब की बात हो रही है बच्चों। तो देखो ध्यान से, 2 ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक अरेंजमेंट है।
इसको मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दी रखी हुई है, ठीक है, ताकि इसका पोटेंशियल कम ही रहे और कैपेसिटी बढ़ जाए। दोनों के बीच की दूरी डी रखी हुई है। वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसको मैं ई नॉट बोलूँगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वैक्यूम में सेटअप हुआ है, इसीलिए इसका नाम मैं ई नॉट रख रहा हूँ, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है ना। सो ये मैंने ई नॉट रखा हुआ। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ यार, कैपेसिटेंस निकालना है तुमको, तो क्या कैपेसिटेंस क्यू बाई वी नहीं निकालोगे? हाँ, इसी इसी मेथड से तो निकालोगे। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। चार्ज तो चलो कोई बात नहीं, चार्ज तो तुमने यहाँ पे दे दिया है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाए दोनों के बीच का तो मज़ा आ जाए, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सबसे पहले चार्जेस डेवलप हुए, चार्जेस से डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल आ गया। तो बच्चों, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ऐसे लिखते हैं कि कितनी डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बोलो, बोलते नहीं बोलते हैं? कितनी डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल फैला हुआ है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, E इंटू डी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब E इंटू डी रख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, E जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरेलल प्लेट जो है हमारा, चार्ज अगर इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लूँगा। और सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। क्या होती है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई ए। कितने एरिया में कितना चार्ज है, यही सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये हो गया डी, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद मैं इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पर रख दूंगा, सी इज इक्वल टू क्यू हो गया यहाँ पर, और बच्चों वी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा बेटे, क्यू इंटू डी अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या, डी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देख रहा यहाँ पर ये कैपेसिटेंस जो है, वैक्यूम जिस समय क्रिएट किया गया उस समय कैपेसिटेंस को भी मैं बच्चों C नॉट कह देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? C नॉट, ठीक है ना। तो जब पैरेलल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब वहाँ पे क्या क्रिएट हो, वैक्यूम क्रिएट हो। डाइलेक्ट्रिक क्रिएट होगा तो अपन बाद में इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस सबसे पहले डिपेंड कर रहा है बच्चों एरिया पे, और उसके बाद सेकेंडली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चों।